तो टेम्परेचर ऑफ ओशियन वाटर, तो कल हम ये सब चीज पढ़े हैं थोड़ा। क्या क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है? सबसे पहला क्या बताए थे, बोलो ना, विंड ना, ठीक है। सबसे पहले होता है विंड। विंड का क्या फैक्टर रहेगा ओशियन वाटर को लेकर के? विंड तो लास्ट में बताए होंगे, उससे पहले क्या क्या बताए थे? नंबर वाइज बताओ, पहले क्या बताए थे? पता है तुम? पहले तो सबसे पहले तो देखो लैटिट्यूड्स के हिसाब से देख लो। पहले तो लैटिट्यूड के हिसाब से हम लोग देखेंगे कि क्या हो रहा है, ठीक है ना। लैटिट्यूड के हिसाब से टेम्परेचर का क्या होता है। तो कल जैसे हम लोग जाने कि ये अर्थ हमारा है ना, और ये हमारा मान लेते हैं इक्वेटर है, ये हमारा है 0 डिग्री यानी कि इक्वेटर है, ये इक्वेटर है। तो जैसे धूप जो होता है इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा पड़ता है, ये हम लोग जान रहे हैं, कल भी हम लोग देखे हैं, इसकी स्पीड में इसलिए रफ में बनाए हैं, कल भी हम लोग ये चीज़ पढ़ लिए। तो धूप सबसे ज़्यादा इक्वेटर में पड़ता है, तो ऑब्वियस सी बात है पानी यहाँ का सबसे ज़्यादा गर्म रहेगा। और पोल्स की तरफ जो होता है वो स्लैंटिंग तिरछा रेज जाता है ना, तो तिरछा रेज जाता है तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ का पानी ठंडा रहेगा। तो जैसे जैसे हम लोग इक्वेटर से ऊपर की ओर जाते हैं यानी कि इक्वेटर से दूर की ओर जाते हैं, है ना, तो टेम्परेचर क्या होगा? टेम्परेचर ऑब्वियस सी बात है ये रिड्यूस हो जाएगा। तो यानी कि लैटिट्यूड यानी कि हम लोग जैसे ही इक्वेटर से 0 डिग्री से हम लोग बढ़ते हुए आगे जाएंगे तो टेम्परेचर जो होगा, तापमान जो होगा ओशियन का पानी का, वो क्या होगा? घटेगा। सीधा बात है। यानी कि इधर जो होगा, ये वाला एरिया में जो होगा, इधर गर्म पानी ज़्यादातर देखने को मिलेगा, इधर गर्म पानी ज़्यादातर देखने को मिलेगा। और जैसे जैसे हम लोग पोल्स की तरफ जाएंगे इधर, तो इधर हम लोग को ठंडा पानी देखने को मिलेगा और इधर गर्म पानी देखने को मिलेगा, है कि नहीं? ये तो हो गया पहला लैटिट्यूड के हिसाब से, समझ में आ गया ना। दूसरा क्या है, क्या है यहाँ दूसरा? हाँ, कौन सा हेमिस्फीयर में ज्यादा गर्म पानी होगा? अब दूसरा सवाल ये है हम लोग का कि कौन सा हेमिस्फीयर में ज्यादा गर्म पानी होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगा या सदर्न हेमिस्फीयर में होगा, है ना। ये वाला हेमिस्फीयर में होगा, ये पूरा हो गया आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ये पूरा हो गया आपका सदर्न हेमिस्फीयर। ये दोनों में से कौन सा हेमिस्फीयर में ज्यादा गर्म पानी रहेगा, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, कल भी हम लोग ये चीज देखे हैं, जो इक्वेटर है इक्वेटर पे तो गर्म पानी रहेगा, बट अब दोनों सदर्न और नॉर्दर्न में कौन सा ज्यादा गर्म रहेगा उसके लिए हम लोग को देखना पड़ेगा जमीन कहाँ ज्यादा है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आप देखेंगे कि जमीन जो होता है, लैंड जो है वो काफी ज्यादा है। जितना भी कॉन्टिनेंट्स है, मोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट का भाग जो होता है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है ना। और हम लोग ये भी चीज़ पहले से जानते हैं कि जमीन ज़्यादा जल्दी इजीली गर्म हो जाता है और जल्दी ठंडा भी हो जाता है, और पानी को गर्म होने में ज़्यादा समय लगता है, ये हम लोग जानते हैं पहले से, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, ये वाले एरिया में पानी जो होता है ना ज़्यादा स्पीड में गर्म हो जाएगा, क्योंकि ज़मीन यहाँ पे गर्म रहती है। जब जमीन गर्म रहेगी तो वो अपना सराउंडिंग का पानी को भी गर्म कर देगी, इसीलिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पानी ज़्यादा गर्म रहेगा और सदर्न हेमिस्फीयर यहाँ पर पानी ठंडा रहता है। उसका रीज़न है दो। सबसे पहली बात तो इसमें सिर्फ समुंदर ही समुंदर भरा हुआ है, बहुत कम जमीन है, तो जमीन की वजह से ये गर्म नहीं हो पा रही है, क्योंकि यहाँ पे समुंदर ही समुंदर भरा हुआ है। दूसरा बात, यहाँ पर वेस्टर्ली विंड चलती है, ये हम लोग विंड चैप्टर में पढ़े हैं, है ना। वेस्टर्ली विंड क्या होता है? जैसे रोअरिंग होता है, फ्यूरियस होता है, हम लोग पढ़े ये सब। थ्रिलिंग 30s होता है, फ्यूरियस 40s होता है, तो ये सब बहुत स्पीड में यहाँ पर बहती है, जिसकी वजह से जो भी पानी गर्म हुआ हुआ रहता है थोड़ा, उसको भी ये कूल डाउन कर देती है, समझ में आ गया ना। तो इसकी वजह से इधर का पानी ठंडा रहता है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का पानी थोड़ा सा गर्म रहता है। कोई दिक्कत है? तो ये हो गया हेमिस्फीयर के हिसाब से, यानी कि इसमें हम लोग क्या देखें, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का पानी क्या होता है? गर्म रहेगा, और सदर्न हेमिस्फीयर का पानी इसके मुकाबले ठंडा रहता है। कोई दिक्कत है? आगे बढ़ते हैं। तीसरा चीज हम लोग देखें, विंड किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है। तीसरा चीज हम लोग देखें, विंड किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है ना। तो एक रफ डायग्राम हम बना देते हैं, ठीक है ना। एक रफ डायग्राम अगर हम लोग बनाए, ठीक है, एक रफ डायग्राम हम लोग बना रहे हैं। देखो यहाँ पर तो हम लोग एक रफ डायग्राम बना दिए हैं। ये रफ डायग्राम क्या है आपका? यहाँ पर है आपका जाकर के, ये है नॉर्थ अमेरिका, ये आपका साउथ अमेरिका, ये आपका यूरोप, ये आपका अफ्रीका, और यहाँ बीच में है आपका जाकर के, ये बीच में आपका जाकर के अटलांटिक ओशन, ये आपका अटलांटिक ओशन, ठीक है ना। बीच में हमारा अटलांटिक ओशन है। तो हम लोग क्या देखेंगे कि इस साइड का जो पानी है, यहाँ वाला जो पानी है, यहाँ वाला पानी, देखो अब इक्वेटर यहाँ से बह रही है। कल हम तुम लोग को बताया इक्वेटर कहाँ पे है, इक्वेटर एकदम यहाँ से जा रहा है, ये इक्वेटर गया हुआ है, इक्वेटर जा रहा है, ठीक है ना। तो पानी जो यहाँ पे गर्म होता है वो ट्रेड विंड्स क्या होता है हम लोग पढ़ चुके हैं। ट्रेड विंड जो होता है वो
इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में बहती है, तो यहाँ पे जो गर्म पानी रहता है उसको यहाँ पे ला करके जमा कर देती है ना। कल हम लोग ये चीज देखे, तो इससे हम लोग को क्या पता चला कि विंड का भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। विंड जिस हिसाब से बह रही है वो अपने साथ पानी को उस हिसाब से बहा के ले जाती है। समझ में आ गया ना। तो ये चीज हम लोग देखे, यानी कि हम लोग देखेंगे कि नॉर्दर्न अमेरिका और सदर्न अमेरिका का क्या बोलते हो आपका ईस्ट साइड ज्यादा गर्म होगा, और यूरोप और अफ्रीका का वेस्ट, ये वाला साइड यानी कि यूरोप और अफ्रीका का वेस्ट साइड है ना, ये ठंडा होगा। समझ में आ गया ना। क्यों? क्योंकि ऐसे नीचे से ठंडा पानी निकल जाता है, ये गर्म पानी जो हटा इसको रिप्लेस करने के लिए। कोई दिक्कत है? तो ये हो गया हमारा ये चारों कॉन्टिनेंट का क्या हाल होता है, ठीक है ना। ये हो गया विंड की वजह से जो ओशियन का पानी है उसका। अब आ जाओ आगे हम लोग आते हैं। अब आते हैं हम लोग, अब हेडिंग डाल लो वर्टिकल। ये तो हो गया हॉरिजॉन्टल। अब आ जाओ वर्टिकल। अब आ जाओ वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है ना। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। अब वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट टेम्परेचर कैसे हो रहा है, थोड़ा हम लोग वो चीज को देख लेते हैं, ठीक है। अब समुंदर में देखो, ये आपका समुंदर है, ठीक है ना। समुंदर में ऐसा होता है जब धूप पड़ती है तो ऑब्वियस ही बात है, ये मतलब हम लोग जान सकते हैं कि ऊपर का पानी ज्यादा गर्म रहेगा, नीचे का पानी ठंडा रहेगा। इसमें कोई मतलब कोई क्या बोलते हो आपत्ति वाला बात नहीं है, ये बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। बट थोड़ा सा इफ्स एंड बट्स लगेगा, बट उतना नहीं लगेगा यहाँ पर। तो अब देखो यहाँ पर क्या होता है ना, जब धूप पड़ रही तो ऑब्वियस ही बात है, ये वाला लेयर में जहाँ पर सबसे ज्यादा धूप पड़ रही है, ये वाला लेयर में, ठीक है ना, ये समुद्र का अंदर का भाग है। ये हम लोग बना लेते हैं समुद्र का अंदर का भाग, ठीक है ना। ये समुद्र का अंदर का भाग हो गया, ठीक है ना। ये हो गया हमारा समुद्र का अंदर का भाग, और ये हो गया हमारा समुद्र का सरफेस, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, सरफेस जो होगा वो, सरफेस जो होगा ये ज्यादा गर्म रहेगा, ये ज्यादा गर्म रहेगा, ये ज्यादा गर्म रहेगा, और नीचे वाला पानी ज्यादा ठंडा रहेगा, है ना। ये होता है आपका जगह वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में। लेकिन यहाँ पर भी कुछ कुछ क्या है, देखो यहाँ पे जैसे शुरुआती 200 मीटर तक, मतलब हम लोग यहाँ मान लेते हैं इतना, ठीक है ना। ये रीजन 100 से लेकर के 500 मीटर के बीच में रहता है। ये रीजन 100 मीटर से लेकर 500 मीटर के बीच में रहता है। और यहाँ क्या होता है, बहुत फास्ट टेम्परेचर घटेगा। मान के चलो हर थोड़ा थोड़ा नीचे में 1-1, 2-2 डिग्री घटते जा रहा। उसके बाद थर्मोक्लाइन के नीचे टेम्परेचर कहीं ना कहीं मोटा मोटी कांस्टेंट हो जाता है। उसके बाद हमको देखने को मिलेगा क्या कि जैसे जैसे नीचे जा रहे हो वैसे वैसे टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, वैसे वैसे कांस्टेंट हो रहा है। समझ में आ गया ना। या बहुत कम स्पीड में घट रहा है, यानी रेट ऑफ चेंज, स्पीड ऑफ चेंज क्या होगा, यहाँ पर ज्यादा होता है और यहाँ पर बहुत स्पीड ऑफ चेंज क्या हो जाता है, कम हो जाता है। समझ में आ गया ना। कोई दिक्कत है? यहाँ पर यही ओशियन में हम लोग समझते हैं, ये 200 मीटर का एरिया तक, इसको कहता है फोटिक जोन। क्या कहता है? फोटिक जोन। फोटिक मीन समझता है ना, जहां पर सनलाइट आ रहा है। सनलाइट जब समुद्र में पड़ती है ना, तो समुद्र के एकदम गहराई तक सनलाइट नहीं पहुंचती है। तुम अगर 500 मीटर के नीचे चल जाओगे समुद्र के ना, तो तुमको लगेगा एकदम रात में हम आए हैं कहीं पे। समझ में आ गया ना, एकदम अंधेरा ही है, क्योंकि सनलाइट उतना नीचे तक नहीं पहुंच सकती है, ठीक है ना। सनलाइट कितना दूर तक पहुंच सकती है? 200 मीटर तक। 500 मीटर तक भी पहुंचेगी, बहुत डीप पहुंचेगी। इफेक्टिवली मतलब जहां पर ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस कर सकता है ना, उतना दूर तक सनलाइट कितना दूर तक पहुंचती है? सिर्फ 200 मीटर तक। तो यानी कि जितना भी प्लांट्स, छोटा मोटा जो भी जीव जंतु रहेगा, वो आपको शुरुआती 200 मीटर में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि ये लोग फोटोसिंथेसिस का मदद से डायरेक्टली सनलाइट से अपना भोजन को बनाती है। तो जो भी तुमको मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेगा, वो आपको 200 मीटर का ही रेंज में देखने को मिलेगा समुद्र में, ठीक है ना। हालांकि नीचे में ही पाया जाएगा, वो लोग को अलग अलग जगह से एनर्जी मिलता है। समझ में आ गया ना। जैसे हम लोग जानते हैं ना, लावा नीचे से निकलता है, उसको समुद्र के अंदर में हाइड्रोथर्मल वेंट बोला जाता है। तो बहुत बैक्टीरिया और प्लांट वो एनर्जी को यूज करके फोटोसिंथेसिस कर लेती है, इसीलिए वो लोग पानी का बहुत नीचे भी सर्वाइव कर लेती है। क्योंकि तुम लोग को पता है ना, समुद्र के नीचे लगातार वॉल्केनो, लगातार ये सब आते रहता है। तो वो लोग क्या होता है ना, वो सब एनर्जी को भी यूज कर लेती है, जो वॉल्केनो और जो क्या बोलते हो एनर्जी नीचे से रिलीज हो रहा है लावा के थ्रू, उसका इस्तेमाल करके भी बहुत सारा क्या बोलते हो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कर लेती है समुद्र के अंदर में। समझ में आ गया ना। लेकिन यहाँ पे धरती पे नहीं कर पाएगी वो लोग, लेकिन वहाँ पे वो लोग कर लेती है। तो यानी कि समुद्र में फोटोसिंथेसिस दो हिसाब से हो जाता है, एक तो सूरज का रोशनी से भी हो जाएगा, और ये एक हाइड्रोथर्मल वेंट, यानी कि नीचे से जो मैग्मा वगैरह निकलता है, बहुत सारा ऑर्गेनिज्म उसके थ्रू भी अपना भोजन वगैरह खुद से बना लेती है। समझ में आ गया ना, वो एनर्जी का इस्तेमाल करके। तो यहाँ पर 200 मीटर तक जो होता है, इसको कहता है फोटिक जोन, और इसके नीचे होता है ए फोटिक जोन, ए और फोटिक।
यानी कि जहां पर सनलाइट अच्छे से नहीं पहुंच रहा है, ठीक है ना। तो यानी कि समुद्र में जो 99% ऑर्गेनिज्म रहेगा वो शुरुआती 200 मीटर में ही आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है। उसके नीचे में हम लोग देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस ना के बराबर हो रहा है, क्योंकि वो A40 जोन में आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसा फिर भी नहीं बोलेंगे कि वहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा, वहां पर फोटोसिंथेसिस सन के रोशनी की वजह से नहीं हो रहा, दूसरे रीजन की वजह से हो रहा। समझ में आ गया ना, ठीक है ना। अगला लिखो सैलिनिटी। अब हम लोग आते हैं सैलिनिटी पे। ओशियन का सैलिनिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्यों? क्योंकि इस एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है। ओशियन सैलिनिटी मींस क्या हो गया कि कितना का सॉल्ट प्रेजेंट है पानी में। ओशियन का पानी में कितना सॉल्ट प्रेजेंट है ना, द प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट है ना, द प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट इन द ओशियन वाटर रहता, वो भी अगर लिखना होगा तो लिख लेना। जैसे सोडियम क्लोराइड रहेगा सबसे ज्यादा, फिर मैग्नीशियम क्लोराइड रहेगा, ठीक है ना। सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, यही सब नमक पाया जाता है सी में, ठीक है ना। और मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है ना। तो कौन कौन नमक पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड सबसे ज्यादा पाया जाएगा, फिर मैग्नीशियम क्लोराइड, फिर मैग्नीशियम सल्फेट। नॉर्मल बता दिए ना, 5 ग्राम तक रखो, नॉर्मल में 5 ग्राम तक रहता है। अब आ जाओ, सबसे पहले हेडिंग डालो फैक्टर्स अफेक्टिंग सैलिनिटी ऑफ ओशियन। हो गया, डालिए। अब हम लोग पढ़ते हैं क्या क्या फैक्टर्स है जो सैलिनिटी को अफेक्ट करता है। फैक्टर्स, सबसे पहला फैक्टर जो सैलिनिटी को ये करता है वो है इवापोरेशन। क्या है? इवापोरेशन। अब बताओ इवापोरेशन क्या क्या रिश्ता होगा, बताओ बताओ, इवापोरेशन का क्या रिश्ता होगा, बताओ। इवापोरेशन ज्यादा होगा अगर, तो सैलिनिटी क्या होगा? ज्यादा होगा। तुम क्या बोल रहा है? हाँ, मतलब जो एरिया में इवापोरेशन ज्यादा होगा वहां पर सैलिनिटी ज्यादा होगा या कम होगा? देखो, जहां पर इवापोरेशन ज्यादा होगा ना, वहां पे सैलिनिटी क्या होगा? ज्यादा होगा, ठीक है ना। क्यों? उसका रीजन क्या है पता है? देखो, हम लोग इसमें भी पढ़े होंगे, क्या बोलते हो, जब तुम लोग क्लास 7-8 में होगे तो तुम लोग पढ़े होगे कि पानी को जब हम लोग बॉईल करते हैं ना, तो बॉईल करके उड़ा दो पानी को, तो तुम लोग को पीछे सॉल्ट कंटेंट देखने को मिलेगा। समझ में आ गया ना। तो इवापोरेशन होगा तो सैलिनिटी क्या होगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि सारा पानी तो उड़ गया। इवापोरेशन हुआ तो क्या हो गया? सारा पानी उड़ गया, पीछे क्या रह गया? सॉल्ट रह गया। समझ में आ गया। तो वही तो बोल रहा, सॉल्ट तो हर जगह समुद्र में है ना। पानी उसमें ज्यादा घुला हुआ तो सैलिनिटी कम है, पानी निकाल दो सैलिनिटी बढ़ गया। समझ में आ गया ना। तो इवापोरेशन मींस हो गया जितना ज्यादा पानी उबल गया तो सैलिनिटी बढ़ जाएगा। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत है? तो इवापोरेशन ज्यादा होगा तो सैलिनिटी ज्यादा होगा। तो अब इस हिसाब से बताओ, इस हिसाब से कौन सा रीजन में सबसे ज्यादा सैलिनिटी होगा? यहाँ पे इक्वेटर है, यहाँ पे पोलर एरिया है। चलो 2 मिनट सोच करके बताओ। इक्वेटर ही होगा, लेकिन जो बोले ज्योग्राफी इतना भी आसान नहीं है। क्यों? तो वहां पे तो सनलाइट ही नहीं पहुंचता है तब। बताओ, देखो ज्योग्राफी इसीलिए ना, ज्योग्राफी को समझने में ना बड़ा मतलब क्या बोलते हो, हेडेक भी है। देखो यहाँ पर इवापोरेशन यहाँ पे ज्यादा होगा, सैलिनिटी वहाँ पे ज्यादा होगा, तो उस हिसाब से इक्वेटर में सैलिनिटी सबसे ज्यादा होना चाहिए, बट नहीं है। गलत आंसर है, इक्वेटर पे सैलिनिटी ज्यादा नहीं है। समझ में आ गया ना। उसका क्या रीजन है इक्वेटर पे सैलिनिटी नहीं है? उसका रीजन है इक्वेटर में पानी भी तो बहुत पड़ता है। समझ में आ गया ना। धूप पड़ रहा है बहुत, बट पानी भी सबसे ज्यादा कहाँ पड़ता है? वही रीजन में पड़ता है। पड़ता है कि नहीं पड़ता? चूंकि अब पानी सबसे ज्यादा पड़ रहा है तो इसका उल्टा नहीं हो गया, इवापोरेशन का उल्टा हो गया, बारिश हो जाना। तो दूसरा चीज हम लोग लिख लो, प्रेसिपिटेशन। यानी कि अगर पानी ज्यादा पड़ेगा किसी भी एरिया में, या पानी जरूरी नहीं है,
कोई नदी आकर के जैसे 10-12 नदी आकर के कहीं पे गिर रही है, पानी को अपना गिरा रही है, तो अभी से उस पानी में जहां पर वो नदी गिरा रही है वहां का सैलिनिटी कम हो जाएगा, है कि नहीं। जैसे बे ऑफ बंगाल का सैलिनिटी कम है, बंगाल की खाड़ी का सैलिनिटी कम है, क्यों? क्योंकि बहुत सारी नदियां, हम बताए थे 3-4 दिन पहले, बहुत सारी नदियां आकर के अपना पानी को वहां पे गिराती है, तो जब पानी का मात्रा बढ़ जाएगा तो सैलिनिटी क्या होगा, कम हो जाएगा। तो या नेचुरल पानी आ जाए या बरसात वाला पानी आ जाए या नदी के थ्रू पानी आ जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझ आ गया ना। पानी अगर ज्यादा आएगा तो अभी सब आगे सैलिनिटी कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सैलिनिटी कम हो जाएगा हमारा, समझ आ गया ना। तो इक्वेटर पे सैलिनिटी जो होता है वो सबसे ज्यादा नहीं होता है, समझ आ गया ना। उससे क्या रीजन है कि इक्वेटर में बारिश भी बहुत ज्यादा हो जाती है, समझ आ गया ना। तो सैलिनिटी सबसे ज्यादा कहाँ देखने को मिलेगा, सैलिनिटी थोड़ा सा ऊपर आ जाओ, इधर ये वाला रीजन में सबसे ज्यादा सैलिनिटी देखने को मिलेगा, यानी कि यहां से समझ लो समथिंग 30 डिग्री ऊपर और यहां से समथिंग 30 डिग्री नीचे, ये वाला रीजन में 30 से लेकर 40 डिग्री के बीच का ये वाला जो जोन रहेगा, यहां पर सबसे ज्यादा सैलिनिटी पाया जाएगा, समझ में आ गया ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे धूप तो उतना ही मोटा मोटी पड़ रहा है लेकिन बारिश कम हो रहा है, समझ में आ गया ना। तो जिसकी वजह से सैलिनिटी यहाँ पर ज्यादा तुमको देखने को मिलेगा। अब ऊपर में क्यों नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि ऊपर में धूप ही नहीं पड़ रहा है, तो इवेपोरेशन ही नहीं हो पा रहा है, समझ में आ गया ना। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो यानी कि सैलिनिटी थोड़ा सा ऊपर है, यानी कि 30 डिग्री के आसपास में सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये 2 फैक्टर तो हो गया। तीसरा फैक्टर देखो, तीसरा फैक्टर इन्फ्लक्स ऑफ रिवर्स। अभी बता ही दिए हम ये चीज, अगर कोई एरिया में नदी का पानी ज्यादा गिर रहा है तो अभी सी बात है, सेंटेंस बना के लिख लेना, तो अभी सी बात है वहां के सैलिनिटी कम रहेगा एज कम्पेयर टू जहां पे नदी का पानी नहीं गिर रहा। चलो अब बताओ प्रेशर। अब ये लो, ये वाला प्रेशर तुम लोग बताओ, प्रेशर चलो बताओ, प्रेशर, लो प्रेशर और हाई प्रेशर। अब बताओ कहां पे सैलिनिटी ज्यादा रहेगा, दिमाग में सोचो 2 मिनट, उसके बाद आंसर देना। बताओ, नहीं आ रहा है। चलो एक तो बोल दी लो प्रेशर में ज्यादा सैलिनिटी आएगा, और बाकी को क्या लग रहा है, क्या लग रहा है किस में आएगा? लो प्रेशर ही होना चाहिए बोल रहे हो, लो प्रेशर में ज्यादा सैलिनिटी होगा, सब कोई बोल रहा हो, फिर से गलत हो गया। देखो अब हम बताते हैं क्या है रीजन। लो प्रेशर वाला एरिया में पानी उठती, मतलब इवेपोरेशन ज्यादा हो रहा है, उठ जा रहा है ना। बारिश भी वहीं पे ज्यादा होती है जहाँ पे लो प्रेशर रहता है, समझ में आ गया ना। लो प्रेशर के एरिया में बारिश भी ज्यादा होगी, क्यों? क्योंकि वहां पर पानी विस्थापित हुआ है, इवेपोरेट हुआ है। हाई प्रेशर वाला एरिया में बारिश होती है, नहीं होती है, तो हाई प्रेशर एरिया में बारिश नहीं होगी, समझ में आ गया ना। तो बारिश जब नहीं होगी तो सैलिनिटी वहां पे ज्यादा रहेगा। लो प्रेशर का एरिया में चूंकि इवेपोरेशन हो रहा है और वहां पे बारिश भी तो हो जाएगी, लो प्रेशर एरिया में ज्यादा बारिश होती है। इक्वेटर में बारिश ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि वो लो प्रेशर एरिया है। जब तुम लोग पढ़े क्लाइमेटोलॉजी पढ़े तो क्या पढ़े क्लाइमेटोलॉजी में? अब देखो इसीलिए बोले थे सब पढ़ के आओ। क्लाइमेटोलॉजी में क्या पढ़े? जब प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग पढ़े थे प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन, तो इक्वेटर में क्या पढ़े थे बताओ? इक्वेटोरियल, हाँ इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट पढ़े थे। और यहाँ पे क्या पढ़े थे? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट पढ़े थे। तो इसको लो प्रेशर हम लोग क्यों बोले थे? इसका खासियत तुम लोग जानते हो, यहाँ पर धूप भी ज्यादा रहता है, बारिश भी ज्यादा होती है। तो यानी कि लो प्रेशर जहां भी होगा वहां धूप भी ज्यादा रहता है और बारिश भी ज्यादा होती है कि नहीं होती है? और हाई प्रेशर जहां रहता है वहां पर धूप ज्यादा रहेगी लेकिन बारिश कम होगी, समझ गया ना। तो अभी सी बात है यहाँ पर एज कम्पेयर टू यहाँ, समझ रहा ना आप? समझ क्या क्या इशू है? तो यानी कि लो प्रेशर वाले एरिया में सैलिनिटी कम होगा क्योंकि बारिश हो जा रही है, और हाई प्रेशर वाला एरिया में सैलिनिटी ज्यादा होगा क्योंकि बारिश नहीं हो रही है, समझ गया ना? कोई दिक्कत है? उसके बाद लिखो विंड्स। विंड्स का क्या रहेगा रोल? देखो एक बार फिर से बताना पड़ेगा अब हमको। अरे हम रफ डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे मेरा डायग्राम बहुत अच्छा है लेकिन अभी उतना डायग्राम कौन बनाएगा, ठीक है। ये हो गया साउथ अमेरिका।
ठीक है, ये हो गया यूरोप, ये हो गया अफ्रीका, ठीक है ना, ये हो गया आपका अटलांटिक ओशियन, ठीक है ना। अब देखो कल वाला ही क्लास को याद करते हैं, ठीक है ना। कल जो हम बताए थे कि ये वाला मान लेते हैं हम लोग, क्या बोलते हो, ये आपका 0 डिग्री इक्वेटर है मान लो, है ना, समझ में आ गया ना। कल ही बताए थे कि जो विंड यहाँ पे ट्रेड विंड चलती है, यहाँ पे क्या चलती है, ट्रेड विंड चलती है 0 डिग्री के पास में चलती है ना, तो इक्वेटर पास क्या होगा, सारा पानी को यहाँ पे ले जा करके जमा कर देगा, यहाँ पे पानी को सारा ला करके जमा कर देगा, कौन, यहाँ वाला पानी को, है ना। तो अब देखो इसमें क्या होगा ना, जो ऑन शोर होगा, ऑन शोर होगा, यहाँ पर सैलिनिटी ज्यादा होगा, और जो ऑफ शोर होगा वहां पे सैलिनिटी कम होगा। ऑन शोर यानी कि जहां पे पानी मतलब हवा जो खींच करके ला दी, ऑन शोर। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्टरी भी हो जाएगा, बट ऐसा ही होता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पर पानी जो यहाँ पे जमा हुई है, जो सेलाइन वाटर यहाँ पे जमा हुई है ना, पानी में तो सैलिनिटी हर जगह, तो ये क्या कर रहा है, ये वाला सेलाइन पानी को यहाँ पे ला करके जमा कर दे रहा है, समझ रहा ना। तो जब ये सेलाइन पानी को यहाँ पे जमा कर दे रहा है तो इसको ऑन शोर कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे पानी जमा हो रहा है, इसको ऑन शोर कहते हैं। और जहां से पानी हट रहा है उसको ऑफ शोर कहते हैं, इसको ऑफ शोर कहते हैं। तो ऑफ शोर में सैलिनिटी कम होगा और ऑन शोर में सैलिनिटी ज्यादा होगा, समझ में आ गया ना, क्योंकि जितना सेलाइन पानी था वो सेलाइन पानी सारा इधर आकर के जमा हो गया, समझ में आ गया। और यहाँ पर तो नीचे से फ्रेश पानी आया, तो यहाँ पर जहाँ पे ऑफ शोर होगा वहाँ पे तो नीचे से फ्रेश पानी आया, तो यहाँ पे सैलिनिटी कम होगा, और इधर जो ऑन शोर में आया उसमें सैलिनिटी ज़्यादा होगा, समझ में आ गया। ऑन शोर ऑफ शोर सब समझ में आ गया। तो विंड भी खत्म हो गया, यानी कि ये फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है, सारा फैक्टर्स को हम लोग पढ़ लिए।